समकालीन हिंदी कहानियों की सर्वाधिक लोकप्रिय लेखिकाओं में से एक सुधा जुगरान की लिखी हुई कहानी सुनिए, आगामी अतीत। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। तूने अपनी लिस्ट बना ली जिस जिसको कार्ड भेजना है? ज्योत्सना अपनी बेटी भावना से बोली। जी मम्मी, ये रही मेरी लिस्ट, पर एक कार्ड मुझे दे दीजिए। क्यों? किसको भेजना है? मुझे बता दे, मैं लिखकर पोस्ट करवा दूंगी। एक कार्ड आप मुझे दे दीजिए मम्मी, अपने खास दोस्त को भेजना है। कहकर भावना ने एक कार्ड व अपना बैग उठाया, अपनी गाड़ी निकाली और अस्पताल की तरफ चल दी। वो कार ड्राइव कर रही थी। उसकी आंखों के सामने अपने पापा का कृशकाय चेहरा, बढ़ी हुई दाढ़ी, कातर आंखें घूम रही थीं जो उससे क्षमा याचना कर रही थीं। उसके पापा कुछ समय पहले उसके अस्पताल में दाखिल हुए थे। उन्हें पक्षाघात हुआ था। उसके पापा मम्मी बहुत साल पहले, जब वो 15-16 साल की थी, अलग हो गए थे। पापा के पाँव कब, कैसे और क्यों फिसले थे, ये तो वो आज तक भी नहीं समझ पाई थी। इतनी सुंदर, शांत और मधुर स्वभाव वाली अपनी पत्नी के सामने वो दूसरी के मायाजाल में कैसे उलझ गए, ये प्रश्न अब अतीत के गर्भ में समा चुका था। लेकिन उसका हृदय पापा की याद में तड़पता रहा था। उसकी मम्मी के अथक प्रयास व कड़ी मेहनत ने उसके पैरों तले ठोस जमीन दी। वो डॉक्टर बन गई। मम्मी के सामने पापा का नाम लेना भी मुश्किल था और वो उनको गलत समझती भी नहीं थी। जिस सहचर पर उन्हें अथाह विश्वास था, जिसकी उंगली पकड़े वो जीवन डगर पर निश्चिंत होकर आगे बढ़ रही थीं, वही एक दिन ऐसे चुपचाप अपनी उंगली छुड़ा कर चल देगा, ये तो वो सोच भी नहीं सकती थी। जीवन साथी के धोखे से कितनी मुश्किल से उभर पाई थी मम्मी। बेटी के पैरों को मजबूती देने के लिए उन्होंने अपनी कांपती, थरथराती टांगों को संयत किया था। बस फिर उन्होंने कभी अतीत की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। उनकी दुनिया में उनकी स्कूल की छोटी सी नौकरी और भावना के अलावा किसी के लिए भी जगह नहीं थी। भावना ने गाड़ी अस्पताल के अहाते में खड़ी की और अपने केबिन में चली गई। उसके केबिन के बाहर मरीजों की भीड़ लगी हुई थी। उसके सहयोगी डॉक्टर केबिन में बैठी हुई थी। हेलो डॉक्टर आर्या, कैसी हैं आप? फाइन डॉक्टर, आज आपको देर हो गई, मरीजों की भीड़ लगी है। हाँ डॉक्टर आर्या, आजकल थोड़ी देर हो ही जाती है। दरअसल शादी की तैयारियां तो मम्मी को अकेले ही करनी पड़ रही हैं, पर फिर भी वे सभी कुछ मुझसे डिस्कस करना ही चाहती हैं। इसके बाद वो कुछ घंटों के लिए तो अपने आप को भी भूल गई। याद रही तो बस डॉक्टर की कुर्सी और बाहर मरीजों की भीड़। 1 बजे तक मरीज निपटे। उसने एक कप चाय मंगवाई। धीरे धीरे चाय पीते हुए वो फिर यादों के दलदल में धंसने लगी। पापा के जाने के बाद मम्मी ने बहुत कठिनाइयों से उसे पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया। पापा के यूं चले जाने से वो इतनी आहत हुई थी कि उसने मन ही मन विवाह न करने का फैसला कर लिया। उसने सोचा वो तो डॉक्टर है, वैसे भी उसके पास मानवता की सेवा करने का बेहतर रास्ता है, इसलिए मानव सेवा व मम्मी की देखभाल में वो अपना जीवन गुजार देगी। डॉक्टर अमन ने कितने ही तरीक़ों से उसके सामने प्रणय निवेदन किया, पर उसने हर बार ठुकरा दिया। जब मम्मी को पता चला तो उन्होंने उसे विवाह करने के लिए बहुत समझाया, पर वो किसी भी तरह तैयार नहीं हुई। मम्मी के जीवन के भयावह अनुभवों से उसके अंदर वैवाहिक जीवन के लिए कड़वाहट भर गई थी, जिसे वो किसी तरह भी निकाल नहीं पा रही थी। थक हार कर मम्मी भी चुप हो गई। ज़िंदगी बस ऐसे ही बीत रही थी, लेकिन एकाएक उसके जीवन में चमत्कृत सा मोड़ आया। लगभग 6 महीने पहले की बात है। वो अस्पताल का राउंड लगा रही थी कि उसे एक बेड पर जाना पहचाना सा चेहरा नजर आया। कृशकाय शरीर, खिचड़ी दाढ़ी, दर्द से कुमलाया चेहरा। वो उन्हें पहचानने का प्रयत्न करने लगी, लेकिन पहचान कर जो चेहरा मानस पटल पर उभरा वो उसके पापा का था। क्या ये वो हो सकते हैं यहाँ, इस हाल में? उसके दिमाग में जैसे भूचाल सा मच गया। इन्हें क्या हुआ है सिस्टर? पैरालिसिस का केस है डॉक्टर, बाईं तरफ लकवा पड़ा है, अब तो काफ़ी ठीक हो गए हैं। क्या नाम है इस मरीज का? कहती हुई भावना सामने लटके चार्ट को देखने लगी। आशीष शर्मा। आशीष शर्मा? ये नाम जहर बुझे तीर की तरह उसके दिल के आर पार हो गया। संज्ञा शून्य सी वो अपने मरीजों को निपटा कर वापस चली आई थी। मम्मी से उसने कुछ नहीं कहा,
मम्मी का सीधा सा जवाब होता कि आशीष शर्मा को अपने किए की सज़ा तो मिलेगी ही, पर उसका हृदय पापा की ऐसी हालत देखकर करुणा से छटपटा गया था। हालांकि वे उसके मरीज नहीं थे, पर वो उनके केस में दिलचस्पी लेने लगी। उनके डॉक्टर से बराबर उनके बारे में बात करती रहती। उसने उनको ये आभास नहीं होने दिया कि उनको पहचान गई है। पापा लगभग 1-1.5 महीना अस्पताल में रहे। कई बार सोचा कि मम्मी को उनके बारे में बताए। उसको आश्चर्य होता कि उनके 1-2 दोस्त ही उनसे मिलने आते थे। उनके परिवार का कोई भी सदस्य उन्हें मिलने नहीं आता था। एक दिन जब वो अस्पताल पहुंची तो उनका बिस्तर खाली था। ये मरीज कहाँ गया सिस्टर? उसको डिस्चार्ज कर दिया है डॉक्टर, अब उनका घर पर ही इलाज होगा, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी वगैरह है। डॉक्टर आपके नाम मिस्टर आशीष एक पत्र दे गए हैं, क्या वे आपके जानने वाले थे? सिस्टर ने उसे एक पत्र थमा दिया। पत्र पकड़ते उसकी टांगें थरथरा गईं। उसने किसी तरह अपनी थरथराती टांगों को संभाला और अपने केबिन में आकर कुर्सी में धंस गई। घबराहट में सामने रखा पानी का पूरा गिलास पी गई। कांपते हाथों से उसने पत्र खोला। प्रिय भावना, तुमने मुझे ना पहचाना हो, पर मैं तो तुम्हें पहले ही दिन पहचान गया था कि तुम मेरी बेटी भावना हो। तुम्हें अपनी बेटी कहने का हक तो मैं बहुत पीछे छोड़ आया हूँ, लेकिन तुम्हारा पिता तो मैं ही हूँ और ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। बदनसीब हूँ मैं जो तुम जैसी बेटी को अपना नहीं कह सकता। जिसके कारण तुम दोनों को छोड़ आया था वो तो मुझे छोड़कर कभी की चली गई थी। भला अपनों का दिल दुखाकर किसी को सुख मिल सकता है कभी? ये भूल गया था मैं। तुम दोनों को अकेला छोड़ आया था, आज खुद भी अकेलेपन की सज़ा भुगत रहा हूँ। तुम दोनों माँ बेटी का अपराधी हूँ मैं। मेरा अपराध क्षमा के योग तो नहीं, पर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आगे के शब्द उसकी आंसू भरी आंखों में धुंधला गए। उसने आंखें बंद कर पीछे से टिका दिया। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मम्मी का इतने सालों का अकेलापन, उनकी छटपटाहट, अपने युवा हो रहे मन का बिना पापा के अजीब सा अकेलापन, भय, सब कुछ मानस पटल पर स्पष्ट हो आया था। जिंदगी के वे सब लम्हे याद आ गए जब पापा की कमी शिद्दत से खली थी। बिना पुरुष के साथ के मम्मी को कई बार कमज़ोर पड़ते भी देखा था। उसके वे पापा थे। उनके इतने बड़े अपराध के बाद भी उसका मन उन्हें प्यार करता था, लेकिन उन्हें माफ़ करने या न करने का अधिकार सिर्फ मम्मी को ही था। मम्मी यदि उन्हें माफ़ कर दें तो उसके लिए उन्हें फिर से अपनाना मुश्किल नहीं था, लेकिन मम्मी उन्हें कैसे माफ़ कर सकती थी? पर पापा के माफ़ीनामे के बाद विवाह के प्रति जो नफ़रत की शिला उसके दिल में थी वो पिघलने लगी थी। उसने डॉक्टर अमन को अपने आसपास आने की ढील दे दी और अंततः उसका प्रणय निवेदन स्वीकार कर लिया था। मम्मी उसकी विवाह की स्वीकृति पाकर खुशी से बौरासी गई थी। उनकी बेरौनक ज़िंदगी में उसकी खुशियाँ और सफलता ही तो रंग भर सकते थे, बाकी था ही क्या। पर पापा के बारे में जानकर तो उसे मम्मी की ज़िंदगी फिर भी अच्छी लग रही थी। उनकी ज़िंदगी में उससे जुड़ी खुशियाँ तो थीं, पापा की ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं था। भीषण अकेलापन व अपने परिवार को छोड़ देने का दर्द और साथ में उनकी ये अस्वस्थता। लेकिन कैसे बताए मम्मी को? वो काफ़ी दिन तक इसी कश्मकश में रही थी। कहीं मम्मी ये ना सोचें कि वो पापा की वकालत कर रही हैं। उसके जीवन को आकार देने में उन्होंने अपना सारा जीवन होम कर दिया और आज उन्हें जरा भी एहसास हो गया कि उसके हृदय में पापा के लिए अभी भी कोमल भावनाएं हैं तो वे निश्चित रूप से टूट जाएंगी। वो तो उनका गुरूर है, उनके जीवन भर का संचित किया हुआ धन। नहीं, वो मम्मी को टूटने नहीं दे सकती। मम्मी उत्साहित हो उसकी शादी की तैयारियों में लग गई थी। वो दिन भर अस्पताल से थक कर चूर होकर बेहोश सी सो जाती। मम्मी को जरा भी मदद नहीं कर पा रही थी। एक दिन रात को उसकी नींद खुली, प्यास महसूस हुई तो पानी पीने के लिए उठ गई। बगल में नज़र पड़ी तो बिस्तर खाली था। मम्मी शायद बाथरूम गई होंगी, सोचकर वो पानी पीकर लेट गई। थोड़ी देर तक जब मम्मी वापस नहीं आई तो उसने बाथरूम में झांका, वहाँ कोई नहीं था। वो बाहर आई। बालकनी में मम्मी कुर्सी पर बैठी चुपचाप अंधेरे को घूर रही थी। मम्मी, आप यहाँ बैठी हैं, नींद नहीं आ रही है क्या? वो भी कुर्सी खिसकाकर उनकी बगल में बैठ गई। शादी की तैयारियों के कारण आप बहुत थक गई हैं, अपना ख्याल रखिए, कहकर उसने मम्मी की तरफ देखा। धुंधलाती चांदनी में उनकी आंखों का गीलापन उसने लक्ष्य कर लिया। क्या हुआ मम्मी? उसने स्नेह से उसकी बाँह सहलाई। पापा के जाने के बाद
शुरू के सालों में उसने कई बार मम्मी की भीगी आंखें महसूस की थीं। फिर धीरे धीरे मम्मी ने खुद को संभाल लिया था, लेकिन इधर कुछ समय से वो मम्मी के उत्साह के साथ साथ उनमें एक अजीब सी उदासी भी महसूस कर रही थी। क्या हुआ मम्मी, आप रो रही थीं? उसने स्नेह से पूछा। मैं विदा होने वाली हूँ इसलिए। उनका मूड ठीक करने के लिए उसने हल्का सा परिहास किया। लेकिन मेरे विदा होने की नौबत नहीं आएगी। या तो अमन विदा होकर यहाँ आएगा या फिर आप मेरे साथ चलेंगी। मम्मी की आंखों की नमी बूंद बनकर गालों पर लुढ़क गई। मम्मी क्या बात है? वो कोमलता से उनके आंसू पोंछते हुए बोली। खुशी के आंसू हैं पगली। मम्मी हल्का सा मुस्कुराई। दोनों ही बातें नहीं हो सकती। तू किसी के घर की बहू बनने जा रही है, किसी के घर की रौनक है तू, किसी परिवार के सपने जुड़े हैं तेरे साथ। हर लड़की विदा होकर अपने ससुराल जाती है, तू भी जाएगी और मैं भी तेरे साथ कैसे जा सकती हूँ? मेरी शोभा तो अपने ही घर में रहने में है बेटा। तेरे परिवार के साथ रहने में मेरा वो सम्मान थोड़े ही रहेगा। ये तेरा मायका है। जब तक तू अपने मायके आएगी, तेरे आने के लिए भी तो एक घर होना चाहिए। मेरे लिए तो यही खुशी की बात है कि तू इसी शहर में रहेगी और आती जाती रहेगी। कहते कहते मम्मी चुप हो गई। उनकी आवाज़ की भर्राहट उसके हृदय में शूल की तरह चुप गई। थोड़ी देर के लिए वो भी चुप हो गई। वो साफ साफ महसूस कर रही थी कि मम्मी अंधेरे में घूरते हुए अपने आंसू पीने का असफल प्रयास कर रही हैं। मम्मी, वो धीरे से उनकी हथेली अपने हाथों में लेकर सहलाती हुई बोली। पापा की याद आ रही है ना? कहकर उसने मम्मी की प्रतिक्रिया देखने के लिए मम्मी के चेहरे पर नज़र गड़ा दी। पापा का नाम सुनकर हमेशा की तरह मम्मी भड़की नहीं। मम्मी पापा का वैवाहिक जीवन 18 साल चला था और उन्हें अलग हुए लगभग 10 साल हो गए थे। लग रहा था इस क्षण 18 सालों का साहचर्य 10 सालों के अलगाव पर भारी पड़ गया है। मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया था, बस चुपचाप आंसू पोंछती रही। है ना मम्मी? मम्मी की चुप्पी से उसे थोड़ी हिम्मत जगी। उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर के लिए दोनों के बीच चुप्पी पसर गई। मम्मी, एक बात कहूँ? मम्मी ने प्रश्नवाचक भीगी नज़रें उसके चेहरे पर गड़ा दी। फ़र्ज करो कि यदि आज पापा लौट आएँ और अपने किए की माफ़ी मांगें तो क्या आप उन्हें माफ़ कर देंगी? नाजुक समय था, कोमल मूड था और शायद कोमल भावनाएं इस समय मम्मी के दिलो दिमाग पर हावी थीं। बिना भड़के उसका गाल थपक कर बोली, तू क्यों बेकार की बात सोचती है भावना? वो हमारा ही होता तो जाता क्यों? और आना ही होता तो अभी तक क्यों नहीं आया? इतने सालों बाद तू उस इंसान को क्यों याद कर रही है? तेरी नई ज़िंदगी शुरू होने जा रही है। अमन अच्छा लड़का है, तू बहुत खुश रहेगी। मैं ही नहीं मम्मी, हम दोनों ही तो उनको याद कर रहे हैं, आप भी तो। सुनकर मम्मी की आंखें एक बार फिर बरस गईं। फिर आंसू पोंछकर बोली, सोच रही थी भावना कि ऐसा कौन सा क्षण रहा होगा, मेरी तरफ से ऐसी कौन सी कमी रह गई होगी जब आशीष का पैर फिसला और उस क्षण का खामियाजा हमको ताउम्र भुगतना पड़ा। वरना तेरे पापा के व मेरे रिश्ते कड़वाहट भरे कभी नहीं रहे। हम अपने वैवाहिक जीवन से खुश थे। वो औरत अगर उनके जीवन में नहीं आई होती तो तेरे पापा भटकते नहीं, तो आज हमारी ज़िंदगी कितनी खुशहाल होती और मेरी ज़िंदगी की शाम इतनी अकेली नहीं होती। कैसे कटेगी आगे की ज़िंदगी? ज़िंदगी की शाम में जीवन साथी की कमी सबसे अधिक खलती है भावना। याद रखना, तुम और अमन एक दूसरे के प्रति हमेशा ईमानदार रहना और इतने करीब रहना कि बीच में कोई तीसरा अपनी जगह बना ही न पाए। भावातिरेक में मम्मी परिपक्व होती बेटी से दिल की बातें कह गई थीं। उनकी छटपटाहट, जीवन की गहराती शाम का अकेलापन, सामने दिखती वृद्धावस्था, उसके शादी के बाद पराये हो जाने का एहसास, इन सभी बातों से बेचैन हो रही थीं। उनके तेरे पापा कहने भर से वो महसूस कर गई थी कि उन्हें पापा की कितनी कमी महसूस हो रही है। उसने कुछ दृढ़ निश्चय मन ही मन किए। हालांकि पति पत्नी के बीच में किसी तीसरे के एहसास भर के लिए भी जगह नहीं होती, फिर उनके बीच तो एक जीती जागती औरत आई थी। फिर भी कहते हैं ना कि माफ़ करने वाला महान होता है। पापा अपने किए की खूब सज़ा पा चुके थे। भावना जानती थी कि छोड़े जाने के दंश से मम्मी कभी भी नहीं उभर पाएंगी। मम्मी पापा को माफ़ कर भी दे तब भी उस औरत जिसे मम्मी ने कभी देखा भी नहीं था का एहसास उन दोनों के बीच जीवन पर्यंत बना ही रहेगा।
लेकिन अलग रहकर भी दोनों एक दूसरे के लिए छटपटा भी रहे हैं। क्या सोच रही हैं डॉक्टर भावना? ड्यूटी का समय खत्म हो गया, घर नहीं जाना है क्या? डॉक्टर आर्या का स्वर सुनकर वो वर्तमान में लौट आई। आँख खोली तो डॉक्टर आर्या उसे आश्चर्य से देख रही थी। क्या बात है डॉक्टर भावना, आप रो रही थीं? नहीं नहीं, बस ऐसे ही कुछ पुरानी बातें याद आ गई थीं। वो अपनी गीली आंखें पोंछती हुई बोली। उसने अपना बैग उठाया, बैग के अंदर कार्ड दोबारा देखा, उस पर्ची को दोबारा देखा जिस पर उसने पापा का पता लिखा हुआ था, जिसे उसने अस्पताल के रिकॉर्ड से हासिल किया था। बैग कंधे पर डालकर वो डॉक्टर आर्या को बाय बाय कहती हुई बाहर निकल आई थी। जब आशीष शर्मा का पता ढूंढते ढूंढते उनके घर पहुंची तो शाम गहरा रही थी। धड़कते हृदय से उसने घंटी बजा दी। अंदर की आवाज़ पास आती हुई लग रही थी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुल गया। आशीष शर्मा उसे आश्चर्य व खुशी से भौचक हो निहार रहे थे। तुम भावना हो ना? हाँ पापा, वो कठिनाई से बोल पाई। बरसों बाद पापा बोलने में उसे काफ़ी प्रयास करना पड़ा। आओ आओ, अंदर आओ बेटा। आशीष शर्मा की खुशी का वेग उनके हाव भाव से संभल नहीं पा रहा था। शायद वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें और क्या ना करें। नहीं, बैठूंगी नहीं, इस समय मैं ज़रा जल्दी में हूँ। हृदय के तूफान को थामते हुए वो बोली। ये मेरी शादी का कार्ड है। वो बैग से कार्ड निकालते हुए बोली। आप ज़रूर आइएगा। तुम्हारी शादी हो रही है? वो खुशी से बोले। फिर कार्ड पकड़ते हुए धीरे से बोले। तुम्हारी मम्मी जानती है सब कुछ? हाँ, वो झूठ बोल गई। आप ज़रूर आइए, कहकर वो बिना एक क्षण भी रुके वापस मुड़ गई। आशीष शर्मा उसे पुकारते ही रह गए, पर तब तक उसकी गाड़ी धुआं उड़ाते हुए स्पीड पकड़ चुकी थी। आशीष शर्मा अंदर आ गए। थके हुए से वे कुर्सी में धंस गए। भावना एक आशा की किरण उनके हृदय में जगाकर गुम हो गई थी। वे ही जानते हैं कि अपने परिवार से बिछड़ कर वे कितना तड़पे हैं। अपनी बड़ी होती बेटी को देखने के लिए उन्होंने कितनी कोशिशें नहीं की, कितना कोसा उन्होंने खुद को जब वे दामिनी के चुंगल में फंस गए थे। ऐसा जाल फेंका दामिनी ने उन्हें फंसाने के लिए। उनकी पत्नी एक शांत नदी की तरह थी और दामिनी थी बरसाती उफनती नदी जो अपने सारे कगारों को तोड़कर उनकी तरफ बढ़ती रही और वे स्वयं भी उसमें बह गए। उस समय तो बस दामिनी को पाना ही जैसे उनका एकमात्र लक्ष्य रह गया था। क्यों इतना आकर्षित हो गए थे वे उस समय दामिनी की तरफ? दामिनी की तड़क भड़क, अपने में समा लेने वाला उद्दाम सौंदर्य के पीछे वे उसकी चरित्रहीनता और बदनीयत को नहीं देख पाए। उसके सामने उन्हें अपनी शांत सौम्य पत्नी बासी व श्रीहीन लगी थी। लगा उसके साथ जीने में कोई मज़ा ही नहीं है। एक रस दिनचर्या, तन मन का एक रस साथ तब नहीं समझा। अपनी सीमाओं में रहने वाली नदी की तरह ही उनकी पत्नी ने भी उनके जीवन को व उनके परिवार को सीमाओं में बांधा हुआ है। दामिनी का साथ बहुत लंबा नहीं रह पाया। शुरू में तो वे दामिनी के सौंदर्य के सागर में ही डूब ही गए, लेकिन दामिनी के रूप का तिलिस्म अधिक नहीं रह पाया। धीरे धीरे प्याज के छिलकों की परत दर परत दामिनी का असली चेहरा उनके सामने खुलने लगा। अपनी जिस तनख्वाह में पत्नी व बेटी के साथ वे सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे, कहीं कोई कमी नहीं महसूस होती थी। उसी तनख्वाह में दामिनी के साथ गृहस्थी की गाड़ी खींचना ही मुश्किल नहीं, दूभर हो रहा था। उसके सैर सपाटे, ब्यूटिशियन व साड़ियों के खर्चों से वे परेशान हो गए थे। बात इतनी भी होती तो भी एक बात थी, दामिनी परले दर्जे की झगड़ालू व बददिमाग थी। उनको हर पल दामिनी की तुलना में ज्योत्सना याद आ जाती। धीरे धीरे उनके बीच दूरियां बढ़ने लगीं। वो कब, कहाँ और क्यों जा रही है ये पूछना भी धीरे धीरे उनके बस की बात नहीं रह गई थी। पति की तरह वे उस पर कोई भी अधिकार नहीं रख पा रहे थे। जिस सुख के कारण वे दामिनी के पीछे भागे थे वो भी अब उनके अधिकार में नहीं रह गया था। दामिनी उनको अपने करीब आने भी नहीं देती थी। वे दोनों लगभग 5 साल तक साथ रहे। वे इस बात को अच्छी तरह समझ गए थे कि दामिनी के जीवन में फिर कोई आ गया है। वे उसको रोकना चाह कर भी नहीं रोक पाए, या फिर शायद उन्होंने रोकना ही नहीं चाहा। उनका दिल बुरी तरह टूट गया था। इंसान से विश्वास उठ गया था। जिस स्त्री के लिए उन्होंने अपनी बसी बसाई गृहस्थी छोड़ी वही आज उनको छोड़ रही थी। तब पहली बार ज्योत्सना की नज़र से खुद को व जिंदगी को देखा। कितना दुख हुआ होगा ज्योत्सना को उस समय जब पहली बार नकारे जाने का दर्द समझ में आया। सामाजिक मान मर्यादा के लिए इतने सालों तक वे किसी तरह दामिनी से बंधे रहे थे।
कहीं मन में ये भाव भी था कि एक को छोड़ा तो अब दूसरी को भी छोड़ूंगा तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन जब दामिनी ने उन्हें खुद ही छोड़ दिया तो उन्होंने भी बचाने की कोई कोशिश नहीं की। दामिनी ने उन्हें तलाक दे दिया। वैसे भी जब 18 सालों का स्थिर वैवाहिक जीवन को उन्होंने इतनी सरलता से तोड़ दिया था तो दामिनी और उनका रिश्ता तो बहुत कमज़ोर था, जरा सा झटका लग के टूटना ही था। दामिनी ने तोड़ना चाहा तो उन्होंने भी बचाने की कोशिश नहीं की। पिछले 5 साल तक उन्होंने कितनी बार कोशिश की ज्योत्सना के पास वापस लौटने की। वे ज्योत्सना के बारे में सब कुछ पता करते रहते। ज्योत्सना के स्कूल में उनके एक मित्र के रिश्तेदार भी पढ़ाती थी, उनसे उसके बारे में उन्हें जानकारी मिलती रहती। ज्योत्सना के जीवन में आते जाते उतार चढ़ाव से वे अनभिज्ञ नहीं थे। कई बार दिल करता कि भाग कर जाएं ज्योत्सना के आंसू पोंछने। उनकी बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। जब वो मेडिकल में निकली थी तब उन्हें हार्दिक खुशी हुई थी, गर्व हो आया था बेटी पर। दामिनी ने तो कभी माँ बनना चाहा ही नहीं था। बेटी जब डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके आ गई तब न जाने कितनी बार उस अस्पताल के गेट पर खड़े रहे थे पागलों की तरह, बेटी की एक झलक पाने के लिए। लेकिन कारों व लोगों की भीड़ में वे कभी भावनाओं को देख नहीं पाए। तभी कुछ समय पहले उनके जीवन में यह दुखद मोड़ आया। ऑफिस में ही एक दिन उन्हें पैरालिसिस का अटैक पड़ा। उनके ऑफिस के दोस्त जब उन्हें अस्पताल ले जाने लगे तब वे बहुत मुश्किल से उन्हें उस अस्पताल का नाम समझा पाए जहां उनकी बेटी काम करती थी, इस उम्मीद में कि शायद उनकी अपनी बेटी से मुलाकात हो जाए। और खुशकिस्मती से ऐसा हुआ भी। लेकिन भावना ने उन्हें पहचाना नहीं या फिर पहचानने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वे तो भावना को चिट्ठी लिखकर भी भूल गए थे। वे जानते थे कि दोनों माँ बेटी उन्हें किसी भी कीमत पर माफ़ नहीं करेंगी। लेकिन आज भावना को अपने सामने देखकर उनका अपने परिवार के पास लौटने का सपना अंगड़ाई लेने लगा था। उनकी सुप्त भावनाएं फिर जोर पकड़ने लगीं। लेकिन पता नहीं ज्योत्सना उन्हें माफ़ कर पाएगी या नहीं। तभी बाहर सड़क पर किसी गाड़ी के हॉर्न की तेज़ आवाज़ सुनकर वे वर्तमान में लौट आए। न जाने वे कब से ऐसे ही बैठे थे। उन्होंने कार्ड उठाकर उल्टा पुल्टा। कोशिश तो वे ज़रूर करेंगे, शायद ज्योत्सना उन्हें माफ़ कर ही दे। यदि ऐसा हुआ तो ज्योत्सना व भावना को इतना प्यार देंगे कि वे इतने सालों का दुख दर्द सब भूल जाएंगे। अपने अपराधों का प्रायश्चित करेंगे। वे विवाह में अवश्य जाएंगे, परिणाम चाहे कुछ भी हो। ज्योत्सना उनका अपमान भी कर देगी तब भी वो उस दुख से कम ही होगा जो उन्होंने उसे दिया है और जो उन्हें अपने परिवार से अलग रहकर मिल रहा है। सोचकर उनका हृदय शांत हो गया। उधर घर आकर भी भावना अपने हृदय को शांत नहीं कर पा रही थी। पता नहीं उसने अच्छा किया या बुरा। मम्मी पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। मम्मी से कुछ भी कहने की उसकी हिम्मत नहीं थी। अब जो भी होगा देखा जाएगा, सोचकर उसने अपने दिल और दिमाग को शांत कर दिया। आखिर विवाह का दिन आ पहुंचा। दुल्हन बनी वो खुद को शीशे में निहार रही थी। मम्मी पसीने से लस्त पस्त इधर उधर सब संभालने में लगी हुई थी। बारात आने वाली थी। उसके डॉक्टर मित्र मम्मी की थोड़ी बहुत मदद कर रहे थे। तभी बैंड बाजे की आवाज़ आने लगी। बारात आ गई, बारात आ गई। सब बाहर की ओर भाग गए। वो कमरे में अकेली खड़ी रह गई। पापा अभी तक नहीं आए, पता नहीं आएंगे भी या नहीं। काश उसकी कोशिशें कामयाब हो जाती। तभी मम्मी उसको लेने कमरे में आ पहुंची। चल भावना, जयमाल के लिए चल। वो मम्मी के साथ मंच की तरफ चल दी। जयमाल हुई, खाना खत्म हुआ, फेरे शुरू हुए, खत्म हो गए। उसकी निगाहें गेट की तरफ लगी रहीं। उसको ऐसा खोया देखकर मम्मी ने 1-2 बार टोका भी, पर उसके दिमाग में क्या ऊहापोह चल रही है उन्हें क्या पता था। फेरे के बाद उसके डॉक्टर मित्र रिश्तेदार सब अपने घर चले गए। सुबह विदाई के वक्त भी बहुत नज़दीकी रिश्तेदार ही रह गए। उसकी विदाई की तैयारियां हो रही थीं, पर उसका हृदय उदास हो रहा था। पापा ने यह अवसर खो दिया। इस खुशी के मौके व अकेलेपन के मोड़ पर मम्मी शायद पापा को माफ़ कर देती। तभी डॉक्टर आर्या अंदर आई। भावना, आपको कोई पूछ रहा है। मुझे? हाँ, कोई आशीष शर्मा है। आशीष शर्मा? वो खुशी के अतिरेक में डॉक्टर आर्या का हाथ पकड़कर बोली, मेरा एक काम कर दो डॉक्टर, उन्हें यहाँ ले आओ मेरे कमरे में। यहाँ? डॉक्टर आर्या आश्चर्य से बोली, कौन है वे? सवाल मत करो, बस उन्हें यहाँ ले आओ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आर्या आशीष शर्मा को लेकर कमरे में आ गई। आप कल शादी में क्यों नहीं आए पापा?
वो उल्हाने भरे स्वर में बोली। उसके स्वर में लिपटे अधिकार ने बरसों की दूरी पल भर में छिटका दी। आशीष शर्मा ठगे से खड़े रह गए। मन किया बेटी को गले लगा लें, पर अपने किए अपराध ने पैरों में बेड़ियां डाल दी। बाप का अधिकार उनके वजूद से छिटक कर अलग खड़ा हो गया। बेटी, मैं, वे कहने के लिए जैसे शब्द ढूंढने लगे। दरअसल मैंने सोचा तुम्हारी मम्मी की न जाने क्या प्रतिक्रिया हो। तुम्हारी शादी है, उनका मूड मुझे देखकर ख़राब ना हो जाए। मैं जश्न में विघ्न नहीं डालना चाहता था। मम्मी कहाँ है डॉक्टर आर्या? वो आश्चर्यचकित खड़ी डॉक्टर आर्या से बोली। शायद अंदर पूजा वाले कमरे में हैं। चलिए पापा। वो पापा का हाथ पकड़कर अंदर जाकर मम्मी के सामने खड़ी हो गई। अचानक इतने वर्षों बाद अपने सामने आशीष शर्मा को ये लाठी के सहारे खड़ा देखकर ज्योत्सना संज्ञा शून्य सी देखती रह गई। तुम? मम्मी, पापा आपसे कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए ना। पापा, जो कुछ आपने पत्र में लिखा था। मुझे माफ़ कर दो ज्योत्सना, जिसके लिए तुम्हें इतने दुख दिए थे वो तो मुझे छोड़कर कभी की चली गई थी। जब उसने मुझे छोड़ा तब तुम्हारे नकारे जाने का दर्द समझ में आया। मैं जानता हूँ कि मेरा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। इसी कारण मैं इतने सालों तक वापस आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैंने कोशिश तो बहुत की। मैं ही जानता हूँ कितना तड़पा हूँ तुम दोनों के लिए। भावना की एक झलक पाने के लिए अस्पताल के गेट पर पागलों की तरह खड़ा रहता था। तुम्हें देखने के लिए स्कूल के चक्कर काटा करता था। कभी तुम दिख भी जाती, अपने आप में मगन। फिर सोचता कितने दुख दिए हैं तुम्हें, बहुत मुश्किल से संभली हो। कहीं मेरे कारण तुम्हारी मुश्किल से संभली ज़िंदगी फिर से न बिखर जाए। भावना को बहुत प्यार से पाला है तुमने। जिन सालों में उसे पिता के संरक्षण की सबसे अधिक ज़रूरत थी, उसी समय मैं उसे वो सब नहीं दे पाया। उसके भविष्य पर कहीं मेरी काली छाया न पड़ जाए, यही सब सोचकर मेरी कोशिशें कमज़ोर पड़ जाती हैं। अपनी बीमारी में भी उसी अस्पताल में इसीलिए भर्ती हुआ। सोचा भी नहीं था कि फिर से जी पाऊँगा। बस यही लगा कि ज़िंदगी के आखिरी दिनों में बेटी को जी भर देख लूँगा। मुझे माफ़ कर दो ज्योत्सना। आज भी अगर भावना हिम्मत नहीं देती तो मैं तुमसे माफ़ी मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। लाठी को बगल के सहारे टिकाकर आशीष शर्मा ने दोनों हाथ जोड़ दिए। ज्योत्सना का मन किया कि वो फूट फूट कर रो पड़े। बेटी की विदाई, आशीष का यूँ माफ़ी मांगना, इतने वर्षों का संघर्ष। उनकी रुलाई गले में आकर मचलने लगी। आंखें बरसने से पहले उन्होंने बाप बेटी की तरफ से पीठ फेर ली, लेकिन हिलती पीठ से भावना समझ गई कि मम्मी रो रही हैं। मम्मी, वो उनके दोनों कंधों को पकड़कर बोली। पापा को माफ़ कर दीजिए, गलती उनसे हुई है, पर उसकी सज़ा भी उन्हें मिल चुकी है। अकेलापन उन्होंने भी झेला है, भले ही अपनी गलती से। प्लीज़ मम्मी, मेरी खातिर। उसने मम्मी का चेहरा धीरे से अपनी तरफ किया। बहुत बड़ी हो गई है तू ये सब करने के लिए, मम्मी रुंधी आवाज़ में बोली, पर उनकी आवाज़ में गुस्सा नहीं था, बल्कि हार कर जीत जाने का सा एहसास था। मम्मी, मैं इस घर को, अपने परिवार को पूर्ण देखना चाहती हूँ। कहते हुए उसने पापा का हाथ पकड़कर उन्हें पास खींच लिया। ज्योत्सना ने मान भरी नज़रों से आशीष की तरफ देखा, लेकिन आशीष शर्मा ने हिम्मत करके ज्योत्सना के कंधे के चारों तरफ अपनी बाहें फैला दीं। रोती हुई ज्योत्सना आशीष के कंधे से लग गई और दोनों को अपनी बाहों के घेरे में बांधकर भावना भी रो रही थी। विदाई की बेला पर कार में बैठती हुई भावना अश्रु भरी नज़रों से गेट पर एक साथ खड़े मम्मी पापा की छवि को जैसे अपनी आंखों में समा लेना चाहती थी। अभी आप सुन रहे थे सुधा जुगरान जी की लिखी हुई कहानी आगामी अतीत। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। माता पिता में आपसी स्नेह बना रहे ये ख्वाहिश हर संतान की होती है। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।